अब रिंतारो आराम से बैठ के अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। वो देख रहा होता है अपने ग्रुप चैट की तरफ, जहाँ पर कई दिनों से एक भी मैसेज नहीं आया था। तब रिंतारो अपने मन में सोचता है कि इस ग्रुप में तब से मैसेज नहीं आया जब से मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। और वो सोचता है उस मेमोरी के बारे में, जब उसने अपने दोस्तों से साफ मना कर दिया था कि उसे अपनी बातें उन्हें नहीं बतानी। वो ये सीक्रेट रखना चाहता है, जिससे उसके सभी दोस्त हैरान थे, क्योंकि रिंतारो वैसे तो उनसे कभी कुछ नहीं छुपाता। पर तभी रिंतारो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास आता है एक मैसेज, और वो अभी भी उसके दोस्तों का नहीं था। दरअसल वो मैसेज था वागुरी का। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी मीटिंग सुबारू के साथ अच्छी रही? तब रिंतारो बोलता है हाँ, वो मीटिंग अच्छी रही और शुक्रिया हम दोनों की बात करवाने के लिए। तब रिंतारो आगे भी बोलता है और मुझे उस दिन के लिए माफ करना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उस दिन सुबारू से कैफे में मिला था। अगर सच कहूँ तो ये सुन के मुझे अच्छा ही लगा। ये अच्छी बात है ना कि सुबारू को हम दोनों के बारे में पता चल गया। रिंतारो उसकी बातें सुन के थोड़ा हैरान था। हाँ, वो अंदर जानता है कि वो उन दोनों की दोस्ती की बात कर रही है, पर पता नहीं क्यों रिंतारो को कभी कभी ऐसा लगता है कि वागुरी उसे पसंद करती है। पर फिर से उसका ध्यान जाता है अपने दोस्तों की तरफ, जिनसे उसने कई दिनों से बात नहीं करी है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसामी बहुत ज्यादा सीरियस था और वो बोलता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, पता नहीं उसे क्या हो गया। तब साकू और आया तो बोलते हैं कि आखिर तुम क्या बके जा रहे हो, कौन ठीक नहीं है और क्या ठीक नहीं है। तब वो बोलता है कि बेवकूफों, मैं हमारे दोस्त की बात कर रहा हूँ। रिंतारो, वो ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों आज वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, जरा देखो उसकी तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, मानो उसका खेल में ध्यान तो था ही नहीं। और उसे देख के ऐसे लग रहा था कि अगर ये गलती से जमीन पे गिर गया तो ये तो वहीं पर सो जाएगा। ना इससे फील्डिंग हो रही थी न बैटिंग, और 2-3 बार तो बॉल खुद इसको लग चुकी है, तब भी इसकी अकल ठिकाने पे नहीं आई। तब उसामी बोलता है कि रिंतारो चाहे एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, पर वो स्पोर्ट्स को हर बार सीरियसली ही लेता था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना बेकार खेल रहा है? तब आया तो बोलता है कि तुम तो पढ़ाई की बात मत ही करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे ज्यादा नंबर लाता है। तब उसामी बोलता है कि अब मेरी बुराई करना बंद करो और सोचो जरा उसके बारे में, वो सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। यहाँ तक कि क्लास में भी क्या हुआ था तुम्हें पता है? उसने अपने पेन के क्लिक से मेरा दिमाग खा लिया था। मेरा पढ़ाई पे ध्यान वैसे ही नहीं लगता और उसने मेरा दिमाग ऊपर से और खराब कर दिया। मैंने उससे पूछा भी था कि आखिर हुआ क्या है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब तुम दोनों समझे? और तब वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, हम समझ गए, इसका मतलब वो सच में प्रॉब्लम में है। और तब उसामी बोलता है कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमें उसकी प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए, और ये हम करेंगे उस पे जासूसी करके। वो दोनों तो इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, पर उसामी भी सुनने वाला कहाँ था। वो उन्हें बहला फुसला के आखिरकार अपने साथ लेके ही आ जाता है, और वो दोनों भी मान जाते हैं क्योंकि ये उनकी दोस्त की बात है। तब उसामी बोलता है कि साकू, अब तुम्हें उससे माफी मांग ही लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो इसी बात से उदास है क्योंकि तुमने उसके साथ इतना रूडली बिहेव किया। और साकू भी माफी मांगना तो चाहता है, पर वो मांग नहीं सकता क्योंकि माफी मांगना इतना आसान नहीं है, खासकर अगर हम साकू की बात करें तो। तब उसामी बोलता है तो ऐसे तो इन दोनों में कभी दोस्ती होगी ही नहीं, क्योंकि साकू माफी मांगेगा नहीं और रिंतारो तो बिना बोले पूरा साल निकाल सकता है। अब वो उसका पीछा करते करते बहुत दूर आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर रिंतारो जा किधर रहा है और आखिर वो स्कूल से इतना दूर क्यों है। अब वो पार्क में किसी का वेट करने लग जाता है और इन तीनों का तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये इतनी दूर आया पार्क में किसी से मिलने के लिए। हमारे अलावा तो उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो आखिरकार ये इधर कर क्या रहा है? पर इसके बाद जो ये देखने वाले थे, उसे देख के इन तीनों के पैर से जमीन निकलने वाली थी, क्योंकि वो देखते हैं रिंतारो मिलता है सुबारू और वागुरी से। इन तीनों के शरीर से तो इनकी आत्मा ही निकल गई थी कि आखिर ये इनने क्या देख लिया। रिंतारो मिल रहा है किक्यो हाई स्कूल की लड़कियों से, वो भी एक नहीं बल्कि दो। और फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली इतने टाइम के बाद हमें फिर से वागुरी को खाते हुए दिखाया। वागुरी आराम से खा रही होती है और सुबारू अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। और थोड़ी देर बाद ही रिंतारो बोलता है कि सबसे पहले मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों को इतना परेशान कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें इतना दूर बुलाया। पर वागुरी फ्लो में बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तो और भी खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। और जब वो पूरी बात बोल देती है
तब वागुरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो इतना शर्मा जाती है वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती। और उसके शर्माने के पीछे बस यही रीजन नहीं था, दरअसल उसे सुबारू की उस दिन की बातें याद आ जाती है जब उसने बताया था कि किस तरह रिंतारो ने साफ मना कर दिया था कि वो वागुरी से दूर नहीं रह सकता। और ये चीज सोच के तो वो और ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लग जाती है। और सुबारू तो स्पीचलेस थी और सुबारू अपने मन में सोचती है कि अगर तुम ऐसे ही एक्ट करती रही तो रिंतारो को अभी पता चल जाएगा कि तुम उसे पसंद करती हो। सच में तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपाना नहीं आता। और फिर हमें पीछे दिखाया जाता है कि एक डार्क कलर का धुआं उनके पीछे से निकल रहा होता है और ये धुआं था जेलेसी का, जो कि आ रहा था उसामी से। वो इस बात से नाराज नहीं था कि वो कीक्यो हाई स्कूल की लड़कियों से मिल रहा है, बल्कि वो इस बात से था कि रिंतारो एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों के साथ है और जरा देखो तो वो कितना फ्लर्ट कर रहे हैं। तब उसामी बोलता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, कम से कम वो एक लड़की से मुझे तो मिलवा सकता था। और आया तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो तो इस प्रॉब्लम में था कि वो क्या ऑर्डर करे और बस जिसे टेंशन थी वो था साकू। वो उन दोनों को बोलता है कि जरा धीरे बोलो वरना वो हमें सुन लेंगे, पर ये दोनों ही साकू की बात नहीं सुनते। तब साकू अपने मन में सोचता है कि अगर ये मेरे दोस्त ना होते तो मैं इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दोनों किसी दिन मुझे बहुत बुरी तरह फंसाएंगे। अब साकू सोचने लग जाता है रिंतारो के बारे में कि आखिर वो कीक्यो हाई स्कूल की लड़कियों के साथ कर क्या रहा है, क्योंकि अगर सोचा जाए कि वो वागुरी से मिल रहा है ये चीज सेंस बनाती है, क्योंकि उस दिन जितना वो वागुरी से मिला था वो उसे देख के समझ गया था कि वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। पर वो सिल्वर बालों वाली लड़की वो तो चिदोरी हाई स्कूल से इतना हेट करती थी। चिदोरी हाई स्कूल तो छोड़ो, वो तो लड़कों से ही हेट करती थी। तो आखिर वो रिंतारो से क्यों मिल रही है? अब सुबारू चुप्पी तोड़ती है और वो रिंतारो से बोलती है कि हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, तो क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर तुमने हमें इधर बुलाया क्यों था? तब रिंतारो उनसे बोलता है, क्या तुम्हें वो तीनों लड़के याद हैं जो हमें लाइब्रेरी में मिले थे? तब वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तब सुबारू बोलती है उनके बारे में क्या? फिर रिंतारो बोलता है कि मैं उन्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ, मेरे, तुम्हारे और वागुरी के बारे में। वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने वादा करा था कि मैं वागुरी और अपनी दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा ताकि इससे फ्यूचर में वागुरी को कोई प्रॉब्लम ना आए, पर अब मैं उनसे और नहीं छुपा सकता। और तब वो अपनी पूरी बात बताता है कि मुझे बचपन से ही सब अवॉइड करते आए हैं मेरे लुक्स की वजह से। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार किसने मुझसे अच्छे से बात करने की कोशिश करी थी, और मैंने भी कभी कोशिश नहीं करी कि मैं भी उनसे बात करूं, क्योंकि अंदर से मुझे खुद पता था कि कोई भी मुझे नहीं समझेगा और मैं पूरी जिंदगी भर बस अकेला ही रहूंगा। ऐसा मुझे जब तक लगते रहा जब तक मैंने एडमिशन नहीं लिया चिदोरी स्कूल में, जहाँ पर मुझे मिले ये तीनों। हाँ, शुरू में तो मुझे ये तीनों बहुत अजीब लगते थे कि ये कितने ज्यादा अजीब और बेवकूफ है, पर धीरे धीरे ही सही मैं समझ गया था कि ये कैसे भी क्यों ना हो, पर ये दिल के बहुत ज्यादा साफ है और ये मुझसे डरते भी नहीं जैसे बाकी लोग डरा करते थे। पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास भी दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं वागुरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, वैसे मैं भी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तब वो वागुरी को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे एग्जाम में पढ़ाने के लिए। जब तुमने मुझे पढ़ाया तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इस बार मुझे फेल बिल्कुल नहीं होना। मैं लाइफ में बहुत जल्दी हार मान लेता था, पर तुम्हारे लिए मैंने इस बार हार नहीं मानी और मैं अपने स्कूल एग्जाम में पास हो गया। और ठीक वैसे ही मैं अपने दोस्तों को भी खोना नहीं चाहता, और वैसे ही मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा अपनी दोस्ती बचाने के लिए। मुझे पता है कि तुम दोनों यही सोच रहे होगे कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। अगर तुम चाहो तो आपसे मुझसे मिलना बंद कर सकती हो, पर अब और नहीं। मैं अपने दोस्तों से और कुछ नहीं छुपा सकता। पर जैसे कि हमें उम्मीद ही थी, वागुरी एक स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तब वो सुबारू से बोलती है, और तुम्हारा क्या कहना? अगर कोई और लड़का होता तो शायद सुबारू साफ मना कर देती, पर अब सुबारू बोलती है कि अगर वागुरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या होगी। और वैसे भी ये बात तो वागुरी की थी, पर तुमने फिर भी मुझे बुलाया, तो ये दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा सिंसियर हो। तब वागुरी बोलती है कि तुम अपने दोस्तों को हमारे बारे में बता सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जिंदगी में इतने ही इम्पोर्टेंट है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे ही होंगे। तब वागुरी सुबारू से बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम उनसे भी दोस्ती कर ले। और ये सुन के तो सुबारू हैरान थी। रिंतारो तक तो ठीक था, पर क्या अब उसे बाकी लोगों से भी दोस्ती करनी होगी? और इनकी बातें सुन के तो ये तीनों इमोशनल हो जाते हैं। ये पता नहीं अपने दोस्त के बारे में क्या क्या सोच रहे थे।
कि वो कितना मतलबी है कि जो वो दो लड़कियों से मिल रहा है, पर जरा देखो वो हमारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अब रात होती है तो ये तीनों घर जाने लग जाते हैं। रिंतारो उनसे पूछता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, पर वागुरी साफ मना कर देती है कि हम दोनों आराम से चली जाएंगे। क्यों, है ना सुबारू? पर सुबारू तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और तब वो रिंतारो को रोकते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवा सकते हो? और ये बोलते हुए वो हिचकिचा रही होती है और वो बोलती है, हाँ मुझे पता था जो मैंने लाइब्रेरी में किया वो गलत था और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। और रिंतारो ये सुन के खुश होता है और वो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें उनसे कभी भी मिलवा सकता हूँ। पर तभी उनके बीच में कोई आ जाता है और वो बोलता है कि लंबी हाइट, ब्लॉन्ड हेयर और चिदोरी का स्टूडेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम ही हो रिंतारो? और हमें दिखाए जाते हैं तीन अजीब लोग जो तो शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे, पर रिंतारो उनसे बिल्कुल नहीं डरता और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? तब वागुरी उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और वो रिंतारो से बोलती है कि जरा उस पेड़ के पीछे देखो। और रिंतारो देखता है कि ये तो वही दो गुंडे हैं जो उस दिन वागुरी को परेशान कर रहे थे। तब रिंतारो बोलता है कि इन्हें अभी भी अकल नहीं आई। तब रिंतारो अपने मन में सोचता है कि सच में ये रोते रोते अपने सीनियर के पास गए और उसको लाए कि ताकि वो मुझे मार सके। सच में इन दोनों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, ये तो अभी भी बच्चे ही हैं। तब रिंतारो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा रहेगा अगर तुम हमें यहाँ से जाने दो। सुबारू मुड़ के जाने की कोशिश तो करती है, पर वहाँ पर दो लोग और खड़े थे। अब ये तीनों चारों ओर से घिर चुके थे और उनका लीडर बोलता है कि तुम भागने की कोशिश भी मत करना। हालांकि मेरे उन दो चमचों ने भी मुझे यही बताया था कि तुम पिछली बार भी लड़ाई से ऐसे ही भाग गए थे। पता नहीं वो दो नमूने तुमसे क्यों डर रहे थे, तुम तो बस एक भीगी बिल्ली हो जो बस कमजोर लोगों को ही परेशान कर सकता है। पर तब वागुरी बीच में बोलती है कि रिंतारो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। तब वो बोलता है कि तुम लड़कियां इस मामले से दूर ही रहो। और तब दूसरे लड़के नोटिस करते हैं कि ये तो कीक्यो हाई स्कूल से है, आखिर ये चिदोरी हाई स्कूल के लड़के के साथ क्या कर रही है। और फिर वो बोलते हैं ये दोनों लड़के जरूर बहुत अमीर होंगी, इस बार तो हमने बहुत अच्छा हाथ मार लिया। और ये सुन के रिंतारो उन दोनों के सामने आ जाता है और रिंतारो बिना डरे बोलता है ये अगर तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है तो मुझे पहले इन्हें घर छोड़कर आने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो बहुत ही डीप आवाज में बोलता है और उसके बाद हम सब आराम से बातें कर सकते हैं। पर वो लोग नहीं मानते, वो बोलते हैं कि आखिर हम तुम्हें जाने क्यों दे, और वैसे भी इतनी सुंदर लड़कियों को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। और उनमें से एक बाल छूता है सुबारू के, वो बोलता है सिल्वर हेयर, क्या ये नेचुरल भी है या फिर नहीं। और ये चीज होने के बाद तो रिंतारो उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, पर तभी बीच में कोई आके उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और ये होता है कोई और नहीं, हमारा उसामी। और वो उस लड़के को साफ वार्निंग दे देता है कि उसको छूने की कोशिश करना भी मत। रिंतारो हैरान था कि आखिर उसामी यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को, स्कूल की छुट्टी तो घंटों पहले हो चुकी है। और बस वो नहीं, उसामी और अयातो भी वहाँ पर थे और वो बोलते हैं कि तुम इन लड़कियों को कहीं सेफ जगह लेके जाओ, इन सबको हम संभाल लेंगे तुम्हें। हालांकि रिंतारो भी उनके साथ रुक के लड़ना चाहता था, पर उसे पता था कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है उन दोनों को प्रोटेक्ट करना। और जाते समय सुबारू साकू की तरफ देखती है, पर साकू वो मुंह फेर लेता है और रिंतारो बोलता है कि जब ये सब चीज खत्म हो जाएगी तब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। और उस गैंग का लीडर तो अब बोर हो चुका था, वो बोलता है कि सच में, क्या तुम तीनों को सच में लगता है कि तुम हमारी गैंग को हरा सकते हो? पर साकू तो उस पर ध्यान तक नहीं देता, वो तो उसके बगल में से निकल के चली जाता है और वो सीधा जाता है उन दोनों लड़कों के पास और वो उन दोनों लड़कों का बहुत ही मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि तुम तो हमारे सीनियर हो, तब भी इस तरह छुप रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने जूनियर से डर रहे हो। तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम डर रहे हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं कि वो हम ही हैं जिसने रिंतारो को वो घाव दिया था। तब वो तीनों हैरान थे, तो जो रिंतारो के सर पे चोट लगी थी वो इन लोगों ने दी थी, पर रिंतारो ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। और वो लड़का उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो उस लड़की को बचाने के चक्कर में बीच में आ गया था और तभी लगी उसे वो चोट। और ये सुन के तो उसामी और साकू का खून खौल चुका था, पर इसके बाद वो चीज होने वाली थी जिसकी उम्मीद मैंने तो बिल्कुल नहीं की थी। अया तो अपना बैग जमीन पे फेंक देता है और वो बहुत आराम से आवाज में बोलता है, ओ तो वो तुम लोग थे जिसने रिंतारो को वो इंजरी दी। तब उनका लीडर बोलता है, तो क्या तुम अपनी मम्मी को बताओगे? और पता नहीं क्यों और कैसे अयातो के अंदर आ जाती है तोजी की आत्मा।
और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो माफी मांगता है उन दोनों से उन्हें खतरे में डालने के लिए। ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसमें इनने माफी ना मांगी हो। तब वागुरी बोलती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो, वो 3 लोग उन सभी से लड़ रहे हैं। तब वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, दरअसल मुझे बुरा तो उन गुंडों के लिए लग रहा है क्योंकि उनका पाला इस बार गलत लोगों से पड़ गया। और नाम लेते ही आयातो का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर वो दोनों कैसे हैं, क्या तुमने उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ भी हालात अब काबू में है। अब ये सुनने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आयातो, जो हमें शुरू से ही वीक और काइंड लग रहा था, उसने पूरी गैंग को अकेले ही हरा दिया और उसे एक खरोच तक नहीं आई। तब उसामी बोलता है कि तुम्हें उन्हें इतनी भी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए था। हाँ माना उन्हें मार खाने के काम करे थे, पर फिर भी हर चीज की एक लिमिट होती है। और फिर साकू बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम फाइट से हेट करते हो, वरना पता नहीं क्या ही होता। तब आयातो बोलता है कि मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे किसी का भी भला नहीं हो सकता, पर जब बात मेरे दोस्तों पे आती है तब तो मैं पूरी दुनिया से भी लड़ सकता हूँ। और आयातो उस लड़के के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने सच में तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार दिया। और वो उसे धमकी भी देता है कि आइंदा से रिंतारो के बारे में एक भी बुरी चीज मत बोलना। रिंतारो सबसे कूलेस्ट और काइंडेस्ट पर्सन है। वो अगर मुझे गलती से भी पता चला कि तुमने रिंतारो को फिर से परेशान करने की कोशिश करी तो बस एक चीज ध्यान रखना कि मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लूंगा। और ये सब वो बोलता है एक स्माइल के साथ। और सच में वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और उनको वहाँ से छोड़ के वो घर चले जाता है। और आया तो फिर से वैसे एक्ट कर रहा था मानो उसने कुछ किया ही नहीं। सच में ये इतना ताकतवर होगा इसकी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। अब हमें फिर से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार रही थी क्योंकि रिंतारो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। बाकी लोग भी उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम फाइनल तक नहीं पहुँच पाएंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इतना अच्छा खेला करते थे, पर अब देखो अब तो तुम एक हिट तक नहीं मार पा रहे। होम रन तो दूर की बात है। और रिंतारो तो खुद कंफ्यूज था कि आखिर उसका ध्यान गेम पे लग क्यों नहीं रहा। और थोड़े से ब्रेक के बाद वो जाता है मुंह धोने और वो अपने मन में बोलता है कि मैं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं लगा पा रहा और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा जब तक मैं उन्हें सच ना बता दूं। पर तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। तब साकू बोलता है कि आज तो हम तुम्हारे वजह से मैच हार ही रहे थे, वो तो मेरा शुक्र मानो मैंने इतनी अच्छी फील्डिंग करी। तब वो उसे मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि बस हमें 2 मैच और जीतने हैं और इसके बाद हमारे टीचर हमें 2 आइसक्रीम फ्री में देंगे, याद है ना। और रिंतारो उनकी बात काटते हुए बोलता है कि शुक्रिया कल के लिए, अगर तुम लोग कल नहीं आते तो पता नहीं क्या ही होता। तब उसामी बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे लिए हमेशा से खड़े हैं, जब तक हम हैं तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने आइडिया बनाया तुम्हें फॉलो करने का। और बाद में उसामी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और ये अपने साथ साथ उन दोनों की भी नैया ले डूबा। तब रिंतारो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने मुझे फॉलो करा, इसका मतलब तुम कल मेरा पूरे दिन पीछा कर रहे थे। अब ये मत बोलना तुमने मेरी बातें सुन ली जो मैंने रेस्टोरेंट में कही थी। और उसामी आयातो को लेके भाग जाता है। वो बोलता है कि हमें कुछ जरूरी काम है और पीछे बेचारा रह जाता है साकू, जो कि फाइनली रिंतारो से माफी मांग ही लेता है। और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने कल तुम्हारी बातें सुन ली थी, पर मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। और अगर अब मुझे तुम्हारे दिल की बात पता चल गई तो मैं भी कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी तुम पे, आयातो पे और उसामी पे, तीनों पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो मुझे माफ करना उस दिन के लिए, मुझे तुम पे थोड़ा यकीन करना चाहिए था। अब उसामी और तो सोच रहे होते हैं कहीं ये दोनों फिर से लड़ने ना लग जाएं, क्योंकि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। पर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है और अभी अपने दोस्तों को सभी बात बता चुका है, तो अब वो गेम पे फाइनली फोकस कर सकता है। और वो फाइनली हिट करता है एक होम रन और वो फाइनली देखता है स्काई की तरफ, जो कि परफेक्ट ब्लू होता है। और ये स्काई उसकी ठीक फीलिंग की तरह था कि किस तरह अपने दोस्तों को सच्चाई बताने के बाद उसके मन के सारे बादल हट चुके हैं और ये फाइनली जीत जाते हैं ये गेम। तो इसका मतलब अब ये फाइनल की तरफ पहुंच चुके हैं और उनके टीचर भी देख के ये खुश होते हैं कि ये चारों फिर से दोस्त बन गए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और एक और चीज, कल अचानक से ही मेरी 1 साल पुरानी वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी। हालांकि वो एक ही स्ट्राइक थी, पर फिर भी मैंने एक बैकअप चैनल बना लिया है, तो उस चैनल पे मैं वो वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो मैं इस चैनल पे नहीं कर सकता। तो प्लीज उस चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियोस भी देख लो बिना किसी स्किप के, जिससे उस चैनल को बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है।